मैंने दो बार पढ़ाना पड़ा है, इसलिए मेरी सैलरी डबल कर दो। ना कोई पर्ची दी ना कोई खर्ची। हाँ सर बिल्कुल सर। और आप सीधा नायब तहसीलदार लगे। हाँ सर वो तो डिसाइड खुद ने करना हो भाई, आप कहाँ खुश रह सकते हो, आपका वेर योर हेड लाइज यू मस्ट लिव देयर। भी अच्छे हैं जी हरियाणा के लोग, ने दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर काम करोगे तो याद रखते हैं कि भाई उसने हमारा काम किया जी, तो ये सेटिस्फेक्शन है जी। आज भी जैसे अड़ेवा जाता हूँ तो लोग नहीं भाई आते नहीं 5 महीने में इतना अटैचमेंट होगी जी। बोल लगता हूँ डॉग मानी कुत्ता और कुत्ता मानी कुत्तो, ठीक है। तो इनको ने दादरी वालों को बताना पड़ा भाई कुत्ता को कुत्तो बोलते हैं। जो जाट कम्युनिटी उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था जी, तो मैंने वो बनवाया था। तो तब मैं तहसीलदार थे अपने दादरी चरखी दादरी राजकुमार जी, उनसे मिला था। IAS DC बहुत बड़ी चीज़ होती है गांव में। इवन पटवारी का नाम बहुत बड़ा लगा यार था, हम तो जी जाया करते साइन ना कराया यार तो उल्टे आ जाए यार थे। एजुकेशन से ही है, तो मैं मानता हूँ सर एजुकेशन और हेल्थ ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद अदर चीज़ें हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में विशेष मेहमान है नायब तहसीलदार दीपक धांगड़। आप चरखी दादरी से हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि नायब तहसीलदार दीपक धांगड़ जी को हमने जो पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि इनकी जो पर्सनल जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। UPSC में इनका सिलेक्शन हो गया था, IIT कानपुर में थे और उसके बाद लाइफ ने कैसे टर्न लिया कि हरियाणा सरकार में ये आज नायब तहसीलदार हैं और फ़िलहाल रोहतक में पोस्टेड हैं। तो आज दीपक जी से बहुत सारी बातें करेंगे। सर आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर सत्सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और इस लायक समझा जी। सर देखो, बात ये है कि आपका जो हमने काम देखा है पिछले काफ़ी समय से, वो आप गांव से जुड़े हुए हो और गांव के लोगों की बड़ी मेहर करते हो। ये हमें सबसे बढ़िया बात लगती है आपकी। तो गांव से इतना कनेक्शन क्या है आपका, कब से जुड़ाव है? सर इसमें देखिए, मैं जैसे एक बिल्कुल चरखी दादरी से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और उस रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरा पिताजी एक किसान भी नहीं, मैं एक गरीब किसान है, छोटा किसान है जी। मेरे पिताजी 4 एकड़ ज़मीन के किसान थे। हम जैसे 4 भाई बहन थे। मैंने एक स्ट्रगल देखा है कि भाई गांव में कैसे गरीबी होती है, कैसे स्ट्रगल करके हम आगे बढ़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि भाई मैं क्यों ना अपने जो लोकल गरीब किसान हैं, मज़दूर हैं और जो वहाँ पर जो एक गरीब तबका बसता है, उनके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। उनके लिए हमें एक हमदर्दी है जी, नेचुरल है वो मेरे लिए। एक मैं अपनापन फील करता हूँ। जैसे गांव के लोग आते हैं, उनका कोई काम होता है तो मुझे लगता है भाई मेरे पिताजी भी आ रहे हैं, ऐसे ही गए होंगे, अगर उनका काम नहीं होगा तो वो क्या सोच रहे होंगे। तो इस तरह की एक फीलिंग मेरे अंदर आती है कि भाई हाँ, एक किसान आया है या मज़दूर आया है और उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो वो आता है तो उसकी समस्या का निदान करने के बाद एक आत्म जो आनंद मिलता है या फिर खुशी मिलती है ना सर, वो मेरे लिए प्रेरणा काम बनता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई शुरू से? सर बेसिकली मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन मेरे पड़ोस में एक बहुजोलरी गांव पड़ता है वहाँ से हुई और 10th क्लास चिड़िया गांव से हुई जी। +2 मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी चरखी दादरी से है। आफ्टर देन BSc स्नातक मैंने की थी वो जनता कॉलेज चरखी दादरी से। आफ्टर देन MSc जो मैंने की वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से फिजिक्स से की जी मैंने। फिर मैं IIT कानपुर चला गया था रिसर्च के लिए, PhD के लिए। वो एनी हाउ मैंने बीच में UPSC की तैयारी शुरू कर दी तो मैंने बीच में उसको छोड़ दिया था। ऐसा कौन करता है कि IIT कानपुर जाने के बाद UPSC का क्या मेल है? अगर आपको UPSC की तैयारी करनी थी तो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते थे। सर एक्चुअली है ना, मेरे को तो पता ही नहीं था वो IAS कैसे बनते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे न कोई गाइड करने वाला था, न गांव में था, न कोई रिश्तेदारी में था। मैं तो वहाँ IIT कानपुर पहुँचा तो पता लगा भाई कुछ IAS भी चीज़ होती है, ऐसे ऐसे प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। वो मैंने देखा कि भाई जो पढ़ रहे हैं, जैसे एक पांडे जी थे हमारे वहीं लखनऊ से, तो तैयारी करते थे, मुख्यमंत्री पावर, प्रधानमंत्री पावर, पॉलिटी वगैरह पढ़ते रहते। तो मैंने सोचा भाई ये क्या है। फिर मैंने देखा कि मैं कर सकता हूँ भाई, करना चाहिए, ट्राई मारता हूँ। फिर एक सुना था भाई IAS DC बहुत बड़ी चीज़ होती है गांव में। इवन पटवारी का नाम बहुत बड़ा लगा यार था, हमने तो जी जाया करते साइन ना करा यार तो उल्टे आ जाए यार थे, धमका दिया यार तेन इसका नंबरदारी साइन करा के लाओ। तो वो एक था फैक्टर कि कहीं ना कहीं भाई ट्राई करते हैं, होना नहीं होना अगली बात है। पता लग गया जी, इसलिए फिर तैयारी के लग गए थे जी, आपने बिल्कुल सही कहा
कि पटवारी जो है बहुत बड़ी बात होती थी किसानों के लिए। मुझे याद है जब मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया तो उन्होंने कहा बड़ा होगा तुझे पटवारी बनना है। तो पटवारी जो है ना वो कहते थे भाई हमारा खेत का जितना भी काम है ना वो पटवारी की जो ताकत किसान समझता है ना। अब तो शायद चीज़ों का फ़र्क आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी भी आ गई, लेकिन उस समय जिस समय 80s 90s में पटवारी जो है वाकई में डीसी था वो गांव का। सर आपका अपना निजी अनुभव क्या है पटवारी के साथ अफसर बनने से पहले? सर मेरा भी निजी अनुभव है ना काम रोकने का नहीं करने का। जैसे मैं कई बार डोमिसाइल के पर्पज़ से या फिर और कोई अटेस्ट कराने के लिए या ज़मीन की फ़र्द वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी तो गया हूँ। तो मतलब जैसे वापस आना, आज भाई पटवारी नहीं है कल मिलेंगे, या फिर ये बोल देना कि भाई इसमें नंबरदार के साइन नहीं है, उसके फलाने फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा जी। जैसे तो वो काम जानबूझ के रोका जाता है या वाकई में फॉर्मेलिटी है ही इतनी? सर देखो कुछ तो फॉर्मेलिटी भी है, कुछ फिर है ना जैसे हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ जानबूझ के रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों पहलू हैं जिसमें। जी, आप अपनी ज़िंदगी में किस तहसीलदार से पहले मिले थे? मतलब बनने से पहले, सब कुछ से पहले किसी तहसीलदार का आपको याद है कुछ? मतलब तहसील में आपका, दादरी में आप गए हो या आप किसी इंटरेक्शन ना हुआ हो तो कुछ याद है? हाँ तहसील की नहीं, क्या? तहसील में सर मैं गया था, मैं 2000 ये आई थिंक 14-15 की बात है जी, 14 की। जब उस टाइम में कुछ टाइम के लिए जो जाट कम्युनिटी उसको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में डाल दिया था जी। तो मैंने वो बनवाया था। तो तब मैं तहसीलदार थे अपने दादरी, चरखी दादरी राजकुमार जी, उनसे मिला था। वो किसी का रेफरेंस से गया, तब मेरा वो काम हो गया था। जैसे उसी दिन मेरे वापस दिल्ली जाना था, कोचिंग वगैरह ले रहा था मैं, तो उनको बताया तो हो गया था। कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर वो काम हो गया था आपका? हाँ हो गया था जी। अच्छा, जनता, आप कॉलेज दादरी में पढ़े हैं तो जनता कॉलेज की भी आपने आवाज़ उठाई है। मुझे याद है कई खबरों में मैंने आपका नाम पढ़ा है और काफ़ी आप वोकल रहे हैं, खास करके शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को इतना महत्व क्यों? सर देखो दादरी है ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। जनता कॉलेज 1956 में बढ़ा था, उसके बाद कोई कॉलेज, जनसंख्या बढ़ गई हमारी 7 से 8 गुना शहर की, लेकिन कॉलेज वहीं था जी। तो गवर्नमेंट कॉलेज की ज़रूरत थी, क्योंकि दादरी के बच्चे रोहतक, भिवानी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है सर, एक बड़ा फैक्टर था। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि चरखी दादरी की लड़कियां बिरोड गवर्नमेंट कॉलेज में बाई बस जा रही हैं। एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गाँव में लड़कियाँ जा रही हैं। तो बड़ा ओड लगा सर कि मैं देखो क्या हो रहा है, बस भी एक आधी चलती है, उसमें इतनी भीड़ और फिर गांव में जाना पड़ रहा है। और सेकंड सर देखो, आज मैं बताता हूँ कि मेरी एजुकेशन निकाल दो, मैं एक है ना कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक जीरो पे आ जाऊँगा जी। मेरे जो भी कुछ हुआ है ना एजुकेशन कारण हुआ है सर। और हम जैसे गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं ना, वो एजुकेशन के सारे ही हम ऊपर उठते हैं जी। आप लगा लो चाहे कोई भी लगा लो, हमारा एजुकेशन से ही है। तो मैं मानता हूँ सर एजुकेशन और हेल्थ ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद अदर चीज़ें हैं सर। अच्छा, हमें बताओ कि दादरी कैसा ज़िला है? दादरी के गाँव और कुछ मुख्य गांव कौन कौन से बड़े हैं और वहाँ का कैरेक्टर हरियाणा के बाकी डिस्ट्रिक्ट से अलग है, वैसा ही है? सर देखो दादरी है ना, दादरी एक अलग टिपिकल सा डिस्ट्रिक्ट मैं कहूँगा उसको। जैसे भिवानी में रहते हुए भी दादरी की अलग इमेज थी सर एक। और जैसे बड़े गांव लगा लो आप, रानीला है, जोजू है, कादमा है, बारडा है, मतलब पूरा टोटली पूरा एक तो जी पूरा ही डिस्ट्रिक्ट रूरल है, वहाँ पर कोई शहर नहीं है। दादरी को हम शहर नहीं कह सकते जी। सेकंड, वहाँ पर अनेक थोड़ा बोली का डिफरेंस भी है। मैं अपनी बागड़ी बोली बोल दूंगा तो मैं कित गए तो भाई फूफो आ गयो के, वो एक कहा होता है कि सोनीपत साइड का जी मास्टर चला गया, तो वो बीओ साहब आगे नहीं लो भाई क्या समस्या है, लो जी समस्या मन है नहीं लो भाई क्या समस्या है, लो जी मैंने 2 बार पढ़ाना पड़ा है इसलिए मेरी सैलरी डबल कर दो। लो भाई 2 बार क्योंकि पढ़ाना पड़ा है, लो जी जैसे मान लो डॉग बोल लेता हूँ, डॉग मानी कुत्ता और कुत्ता मानी कुत्तो, ठीक है। तो इनको है दादरी वालों को बताना पड़ा भाई कुत्ता को कुत्तो बोलते हैं। हाँ, तो ये है सर एक टिपिकल लैंग्वेज भी अलग है, एक टोटली रूरल है सर। लेकिन बड़े सीधे साधे लोग हैं, मतलब दादरी के जो लोग हैं ना। और फौज में देखो उनकी वीरता की जो बात है ना, वीरों की भूमि है दादरी। हाँ नहीं सर, फौज में है ना काफ़ी ज़्यादा है सर, मतलब घर गैल एक आदमी मिल जाए सर। जैसे ना मेरे से पिछली जनरेशन की बात बताऊँ, घर गैल एक आदमी था सर जी। और कभी ऐसा टाइम था कि जिला सैनिक बोर्ड जो है दादरी में होता था। हाँ सर। मतलब रोहतक में जिला सैनिक बोर्ड और दादरी में, तो फौजियों फौज के प्रति इतना जुनून क्यों है?
सर एक तो है ना, जैसे उसमें दो तीन है सर। एक तो है ना भौगोलिक कंडीशंस भी ऐसी होती हैं कि भाई वहाँ पर पहले पानी कमी थी सर, तो यहाँ खेती में इतना होता नहीं था, तो लोग है ना उसके पर्पज एक रोजगार प्लस एक है ना एक चेन सिस्टम बन जाता है सर। एक देशभक्ति भावना भी वहाँ लोगों में थी कि भाई हम देश को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ रोजगार मिल रहा है सर। एक सेकंड वहाँ के जैसे मैंने देखा है कि लोग है ना एक खाना पीना इस तरह का लगा लो या कल्चरल वो लगा लो कि है ना फिजिकल वगैरह ठीक रखते हैं जी, ठीक है। ये इन जनरल पूरे हरियाणा की मैं कहूँगा, दादरी में भी हैं सर, तो ये है सर ये कुछ। और बाजरा भी बहुत होता है आपके वहाँ पे? हाँ सर बाजरा होता है सर, बाजरा बिल्कुल, बाजरा चना जैसे जैसे ठीक होता है सर। करडी धरती है मतलब आपके वहाँ की? हाँ नहीं सर, मिक्स सर, रेतीली जमीन भी है, करडी भी है सर। अगर लोग तो करडे हैं वहाँ के? हाँ लोग करडे हैं सर। अच्छा, बड़ा गोत कौन सा है जाटों का दादरी में? सर दादरी में है ना, जैसे पूरे एज डिस्ट्रिक्ट करोगे तो सांगवान और सोरान है सर, फिर उसके बाद फोगाट आते हैं जैसे। अच्छा, कौन कौन से गांव हैं सांगवान शोरान के? सर सांगवान को जैसे है ना टोटल मिला के जैसे दादरी और बाढ़ डाल के में दोनों मिला के 40 गांव बोलते हैं। जैसे भाई चरखी बड़ा गांव हो गया, छपार हो गया सर, जोजू बड़ा गांव हो गया जी। फिर फोगाट की बात आती है सर, अब ड्याणी फोगाट हो गया, सनसपुर हो गया, खुद चरखी दादरी शहर में भी फोगाट है। फिर जिंजर गाँव हो गया जी। सोरान की बात करते हैं तो सर बेरला 25 गाँव बेरला के आसपास है, वो सोरान एक गाँव है सर। तो बड़ी बड़ी ये खाप है मेनली सर वहाँ। और चरखी और दादरी क्या एक ही है, अलग अलग है? नहीं सर ये ना अलग अलग हैं। चरखी और दादरी की डिस्टेंस कम से कम 6 किलोमीटर दूर है सर, और चरखी भिवानी रोड पे पड़ता है सर। और अर्लियर दादरी वाज कॉल्ड एज डालमिया दादरी सर। डालमिया दादरी? यस सर। ऐसा क्यों? कि सर यहाँ पर डालमिया ने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई थी सर। सीसीआई? हाँ जी, वो सीसीआई बाद में बनी, पहले डालमिया साहब ने फैक्ट्री लगाई थी सर, बाद में इंडियन गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया था, फिर डालमिया दादरी रख दिया। फिर सर लोगों को लगा कि भाई हमें तो एक तरह से नाम है ना, इसको आइडेंटिटी हटाना चाहिए। फिर ये थोड़ा बहुत इसमें ना आंदोलन भी लोगों को करना पड़ा, फिर इसको चरखी दादरी ऐड कर दिया गया सर, चरखी नाम उससे ऐड कर दिया गया। चरखी गाँव का नाम? हाँ गाँव का नाम है सर जी। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से फिजिक्स से, तो आपका आईआईटी कानपुर में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ सर। तो वो कैसे हुआ? मतलब क्योंकि आईआईटी कानपुर तक पहुंचने का जर्नी इतनी आसान तो नहीं जितनी आपने बता दी। सर देखो मैं एमएससी में गया तो मेरी को कुछ नहीं पता था भाई नेट भी कुछ होता है। मैंने सोचा था कि एमएससी करके मैं +1 +2 में कोई फिजिक्स का, जो हमारे पास एक सर्वोदय स्कूल है सर खानपुर गांव में, एक आरडी स्कूल का नाम मैंने सुना शिक्षकवास में, तो कि वहाँ मैं पढ़ा लूँगा और ठीक मेरे को है ना 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। 2006-07 की बात है, तो मैंने सोचा नहीं था। फिर वो वहाँ टच में आया तो पता लगा कुछ नेट भी होता है जी, वो मेरा अपियरिंग में नेट हो गया सर। फिर मेरा जीआरएफ हो गया, फिर मेरा गेट भी हो गया जो होता है, और उसके बाद मेरा है ना जी आईआईटी गुवाहाटी में, रुड़की में, कानपुर, तीनों जैसे सिलेक्शन हो गया सर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई मौका मिल रहा है तो वहाँ से पीएचडी कर लिया लोकल की बजाय जी, तो मैं वहाँ पहुँच गया जी आईआईटी कानपुर में। तो जो आप कानपुर में पहुँच गए और फिर आपको तो पीएचडी करनी थी, यूपीएससी में कैसे टर्न कर गए आप? सर एक्चुअली क्या हुआ कि वहाँ पर है ना कि मेरे सीनियर थे, तो वो पढ़ते थे कि मुख्यमंत्री पावर, प्रधानमंत्री पावर और हिस्ट्री। तो मेरे को एक इंट्यूशन हुआ कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, पीएचडी फिजिक्स में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ये पॉलिटी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो उनके पीछे में पड़ गया जी कि करो बताओ भाई। फिर उन्होंने बताया ना सर कि भाई ये तो ऐसे आईएएस की तैयारी होती है। तुमने सिलेबस वगैरह देखा सर, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी लगा कि यार ट्राई मारना चाहिए, होना नहीं होना अगली बात मैं ट्राई मारूंगा, नहीं तो जिंदगी भर मलाल रहेगा भाई। इतने मन में आई थी वो बात पूरी नहीं करी सर, तो इसलिए मैंने ना यूपीएससी तैयारी शुरू कर दी सर। पहले मेरे को पता नहीं था भाई आईएएस की तैयारी में क्या हो क्या नहीं होता है। किस साल की बात है ये बात है सर 2010 की सर। अच्छा 2010 की। हाँ जी। फिर आपने पहली बार प्री कब दिया? मैंने 2010 में दिया जी, जून में जो 2010 में होता है। हाँ जी। तो उसके बाद कब क्रैक हुआ आपका? सर मेरा 2014 में क्रैक हुआ जी यूपीएससी जी। तो हर बार आपने अटेम्प्ट लिया? हाँ अटेम्प्ट दिया जी मैंने, जैसे ना 2016 तक दिए मैंने अटेम्प्ट, तो 2014 और 16 के मैंने आईएएस के इंटरव्यू दिए, और मैंने 5 बार मेंस लिखा आईएएस का जी। 5 बार लिखा? हाँ जी। तो एक तरह से आपका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ ना? मेरा सर मेरे 4th अटेम्प्ट में हुआ सर। लास्ट अटेम्प्ट में तो इंटरव्यू दिया और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दिया, वो हुआ नहीं। हाँ। मेरा 2014 में हो गया था सिलेक्शन सर। 2014 में? तो आप अलाइड सर्विस में गए? हाँ अलाइड सर्विस में जी। अच्छा, कहाँ जॉब किया आपने सर? मैंने सर रक्षा मंत्रालय में करी 3 साल, तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर सेना भवन में रहा जी, और नियर अबाउट 8 से 9 महीने में डीआरडीओ हेडक्वार्टर में रहा। 2-3 महीने सर मैं साउथ ब्लॉक में मनोहर पारिकर जी मंत्री और उनके साथ अटैच था सी सेक्शन में। तो कैसी है मतलब यूपीएससी से क्रैक आपने करके, और उस तरह की सेंट्रल लेवल की सर्विस, इतने बड़े ओहदे की कैसी नौकरी होती है वो? सर उसमें पता है कि जैसे मैं रक्षा मंत्री, 2 डिपार्टमेंटल जॉब होती है सर।
वहाँ पर अपना एक सेटअप होता है कि भाई जैसे आपके अंडर एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, फिर एसएससी थ्रू जाते हैं, एएसओ हो गए जी सर। तो वो एक वहाँ एक सिस्टम हो गया आप डिपार्टमेंटल की भाई विद इन डिपार्टमेंट आपको कोई भी जिम्मेवारी मिल गई। जैसे मैं डिसिप्लिन विजिलेंस में था आर्मी हेडक्वार्टर में सर, उस सेक्शन में। तो मैं देखता था जैसे जर्नल कंप्लेंट्स जो जवान्स की आती हैं, वो मैरिटल डिस्कॉर्ड सर, तो अलग अलग ऐसे बांट रखे हैं। तो वहाँ पर आपका एक ऑफिशियल वर्क होता है सर, पब्लिक डीलिंग नहीं होती वहाँ पर। तो आप मतलब नौकरी से तो खुश थे, लेकिन नेचर ऑफ जॉब से खुश नहीं थे? हाँ सर, कहीं ना कहीं ना यूपीसी तैयारी भी करी थी कि भाई मतलब जैसे एटलीस्ट की कुछ लोगों के टच में आएंगे, भाई लोग मेरे पास आएंगे, हम लोगों एक काम करेंगे। एक मौका होता है सर, एक जैसे एक आईएएस जो भी तैयारी करता है उसका ये सोच के ही जाता भाई मैं डीसी बनूंगा, वो ये सोच के नहीं जाता भाई मैं किसी लाइट सर्विस में जाऊँगा जैसे। तो आप क्लरिकल जॉब बन के रह गई थी वो आपकी? हाँ सर बिल्कुल। तो फिर ये नायब तहसीलदार ये कैसे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? सर मैं तो जैसे क्या था कि 2015 में फॉर्म भरा सर इसका, और मैं तो देने की इस टेस्ट को भी मतलब देने के लिए नहीं जा रहा था जैसे कि भाई ठीक है मेरे को बढ़िया जॉब मिल गई यूपीसी के थ्रू, ठीक है सब कुछ ठीक है। फिर वो एक मेरा दोस्त हैं जी, वो सर खिदादरी से ही वो जा रहे थे, सोनीपत सेंटर था, तो वो संडे का दिन था, वो बोला यार तू भी चल मैं भी चल पड़ा तेरे उसी गाड़ी में बैठे गया जी, मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी उस टाइम। तो फिर वो मेरा सर वो रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू आ गया जी। तो इंटरव्यू आया तो अपने मेरे पड़ोसी गाँव खाचुरली से हैं अपने रोहतास पवार जी तहसीलदार साहब। तो उनसे मैंने बात की, लो भाई देखते ना अगर आईएएस बनना था वो तो बन नहीं पाया, तो कि मिनी आईएएस है ये, पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा है, तेरे पास 1000 लोग आऊँ तहसील में, तो इंटरव्यू दे ले। इंटरव्यू देने में केजा है जी। और वो फॉर्चुनेटली सर वो मनोहर लाल सीएम थे, उन्होंने 12:30 का इंटरव्यू कर दिया 50 से सर। तो हमारे जैसे गरीब किसान के बच्चे भी सर उसमें लग गए सर, अदरवाइज मुश्किल था। नहीं, आपको ये नहीं लगा कि स्टेट लेवल की नौकरी वो भी हरियाणा में बिना पैसे के तो मिलेगी नहीं? हाँ। ये दिमाग में कहीं ना कहीं तो देखो ये परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन परसेप्शन तो यही है आम पब्लिक में। सर ये परसेप्शन मेरे माइंड में भी था कि भाई हरियाणा में तो नायब तहसीलदार लाग नहीं सकते, आपको है ना काफ़ी मोटी रकम देनी पड़ेगी सर। और लेकिन मैं सरप्राइज हुआ कि भाई मतलब सर मेरे तो कुछ 100 रुपये भी नहीं लगे सर, मैं बता रहा हूँ। मैं तो गाड़ी भी दूसरी में बैठे गया। आप जीता जाता उदाहरण इस बात का हो कि उस दौरान नौकरी बिना पर्ची और बिना खर्ची के लगी, कोई सिफारिश लगवाई थी? ना सर कोई सिफारिश थी भी नहीं सर। मेरे बाबू तो है ना कति किसान बोला आदमी है जी, उन्हें दादरी की मंडी का जरूर बेरा है, गांव का बेरा है, कुछ बेरा नहीं जी उन्हें। ना कोई पर्ची दी ना कोई खर्ची? हाँ सर बिल्कुल सर। और आप सीधा नायब तहसीलदार लगे? हाँ सर बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं फ्री में लगा। मैं ओपनली कहीं भी कह सकता हूँ कि 100 रुपये भी मैंने किसी को नहीं देने पड़े सर। ठीक है, गाड़ी भी भाई है, दूसरे भाई गाड़ी में बैठे गया था सर, मेरा तो नहीं लगे किराया भी सर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। जब नया तहसीलदार का आपका हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो गांव में, पेरेंट्स में, बाकी सब जगह क्या रिस्पांस था लोगों का, भावनाएं क्या सर थी? देखो रिस्पांस यही था गांव में कि भाई इवन कुछ लोग बोले कि भाई तू तो बड़ी नौकरी पर है, छोटी पर क्यों आओ है, मूर्ख है तू, ये है वो है। लेकिन सर वो तो डिसाइड खुद ने करना हो भाई आप कहाँ खुश रह सकते हो, आपका वेयर योर हेड लाइज यू मस्ट लिव देयर। तो मेरा दिल तो यहाँ लाई करता था हरियाणा में जो नौकरी करूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय, रक्षा मंत्रालय बजाय सर। तो मैं तो छोड़ के आ गया सर। गांव में लोगों में ये मैसेज था भाई कि ठीक है भाई देखो पढ़ने वाले बच्चा का सिलेक्शन होता है, इस गवर्नमेंट ने कुछ ना चालते जी, तो इससे और बढ़ के पढ़ने लगे जी। देखो ये सच्चाई है, लाइब्रेरी की संख्या बढ़ गई। आप छोटे कस्बों में आप देखो मैम में 4-5 लाइब्रेरी चल रही है सर, कलानौर में 4-5 लाइब्रेरी चल रही है सर, छोटे छोटे कस्बों में लाइब्रेरी खुल रही है सर। और रोहतक में तो पूछो ही मत सर, बिल्कुल भरमार है रोहतक में तो। इवन सेंट्रल ये अपने MD यूनिवर्सिटी में जाओ सर, रात को है ना 2-2 बजे तक बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं जी, ऊपर नीचे हॉल में भी जी, बहुत ज़्यादा मतलब वो है सर। तो एक अच्छा ट्रेंड कहूँगा सर मैं कि मेरिट को सम्मान मिलना शुरू हो गया सर। गरीब किसान मजदूरों में बच्चे लगने लगे सर, और लोगों बच्चों में ये भावना आ गई भाई अगर नौकरी पानी है तो पढ़ो भाई। तो ये किस साल की बात है कि आप ज्वाइन कर लिया? सर मैंने 2019 में ज्वाइन किया सर, यहाँ पर 6 सितंबर 2019 को मैं रक्षा मंत्रालय छोड़ के यहाँ पर ज्वाइन किया सर अपना हरियाणा गवर्नमेंट में सर। और कहाँ आपकी पोस्टिंग रही अब तक? सर मेरी पहली पोस्टिंग रही मेरी जींद हेडक्वार्टर के ऊपर जी, 2020 से 21 तक। उसके बाद मैं 2.5 साल मैम रहा जी, और बीच में 5 महीने में अड़ेवार ऊँचाना रहा, और अभी लास्ट 8-9 महीने से मैं कलानौर और रोहतक हूँ जी मैं भी जी। तो कभी दादरी का मौका नहीं लगा? नहीं सर, दादरी तो हेड मतलब जो अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो गया इसलिए पोस्टिंग मिलती नहीं। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपको जब तक सर्विस में रहोगे होम पोस्टिंग में मिलेगी? हाँ नहीं मिलेगी सर। हाँ सर, क्योंकि खुद की आपकी एसेट्स वहाँ हो गए या इमोशनल पॉइंट ऑफ हाँ सर बिल्कुल, वो सर्विस का रूल है ये तो। हाँ रूल है सर, सर्विस का रूल है। अच्छा, जब नायब तहसीलदार लगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि भाई ये मड़ाईदार भी है, क्योंकि तहसीलदार की एक इमेज भी ऐसी होती है स्टेट लेवल पे,
तो वो इमेज को लेकर के कोई परेशानी हुई कि अब तक पढ़ाई करके मेहनत करके मैंने नौकरी पाई है, तो मैं भी लोगों को उसी तरह से। सर आपने ठीक कहा, जैसे ना इमेज तो देखो डिपार्टमेंट की ऐसी है, मैं इसमें एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको छुपाता नहीं। लेकिन सर दो चीज़ें हैं, आप चीज़ों को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। एक आपकी ओरिएंटेशन ये है कि भाई मेरे पास दिन में 100 आदमी आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि भाई 100 का नहीं तो 98 लोगों का काम कर दूँ सर। एक होता है कि भाई मन है ना काम नहीं करना, रोकना है जी काम, तो डिपेंड ऑन यू। ग्लास ऑफ वाटर है सर, आप भरा हुआ है तो आप कैसे देखते हो, आप खाली है आप भरा हुआ है सर। तो पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए सर, मैं तो ये रखता हूँ जी। मैक्सिमम लोगों का जितना हो सकता है भला करने की कोशिश करो सर, यही अप्रोच है मेरी तो सर। इमेज मैटर कम करे सर, आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन मैटर ज़्यादा करता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं। आज जो काम किया मैंने, आज मेरे पास 500 लोग आए, मैं अगर 480 लोगों का काम कर दिया ना सर और वो लोग खुश हो गए हैं, तो मतलब ये मेरे लिए अच्छा है, अंदर से फील आता है भाई ठीक है मैंने लोगों का काम कराया है भाई, ऐसे नहीं गया हूँ मैं जी। जब आप रूरल पोस्टिंग में होते हो और बिना पैसे के तहसीलदार साहब काम कर देते हैं, तो लोगों को मतलब उनका काम भी हो गया, लेकिन उनको विश्वास, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो मतलब बिना दिए काम हो गया लोगों के लिए। शुरू में जब आप, क्योंकि शुरू में लोग आपको जानते नहीं थे, अब तो लंबा टाइम हो गया, लोग आपके बारे में पता भी कर लेते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का शुरू? सर मैं देखो, मैं मैम कहता हूँ सर, मैंने 2 साल और 4 महीने रहा सर वहाँ मैम पोस्टिंग एज नायब तहसीलदार। तो सारा मैम रूरल ही है सर। और जैसे वहाँ पर लोग आया करते, जैसे बीच में कोई नंबरदार बीच में, मैं बोल दिया नंबरदार साहब मत आया करो भाई, आप है लोगों को खुद भेज जा रहे हो, आप कौन कौन है उनको बुलाया था मैं, वही हाँ इंतकाल तेरा है, हाँ वो जाओ भाई पटवारी साहब को फ़ोन कर दिया जी। तो मैंने एक बीच में सिस्टम सीधा 1 to 1 मेरा ऑफिस में ऐसे ही करता हूँ जी, मैं सीधे आओ भाई, बीच में नहीं रखता मैं, सीधे आओ भाई सीधा काम करवाओ। तो उससे फिर लोगों का कनेक्ट भी हुआ सर। सबसे बड़ी देखो आप, मैं 2.5 साल रहा, मैं मेरी एक सिंगल शिकायत नहीं हुई जी। और मैं ट्रांसफ़र हो के आया तो लोगों ने फील करा कि भाई देखो ठीक छोड़ा था, ये तो गलत ट्रांसफ़र हो गया जी। तो यह एक अर्निंग है। हाँ सर। तो महम के बाद आप और भी जगह रहे? मैं अड़ेवा रहा सर बीच में 5 महीने ने, लोकसभा इलेक्शन में अड़ेवा था सर मैं। तो वहाँ पर भी जैसे है ना ऐसा सिस्टम था कि एक तो मैंने वहाँ रहते हुए सर एक नई बिल्डिंग में तहसील शिफ्ट कर दी, जो हमारे फ्लैट बने थे वहाँ रेवेन्यू का कोई है नहीं, मतलब बिल्डिंग बीडीओ ऑफिस में बैठा था, तो वो बड़ी ही मतलब ख़राब हालत में था। तो आज वो नई बिल्डिंग बैठे हैं जी, पटवारी बैठे हैं, और वहाँ बिल्कुल अड़ेवा तो बिल्कुल गाँव है जी, अड़ेवा और नगुरा बड़ा 2 ही बड़े गाँव हैं। तो वहाँ लोगों के बीच में जाओ, कनेक्ट हो, तो लोग भी अच्छे हैं जी, हरियाणा के लोग हैं दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। अगर काम करोगे तो याद रखते हैं कि भाई उसने हमारा काम कराया जी। तो ये सेटिस्फेक्शन है जी। आज भी जैसे अड़ेवा जाता हूँ तो लोग नहीं भाई आते नहीं 5 महीने में इतना अटैचमेंट होगी जी। जी अच्छा, ये जो पटवारी नाम की ब्रीड है, इसको हमने कैसे काबू किया? देखो मेरे अपने निजी अनुभव भी हैं, हमारे भी खुद की काफ़ी सारी ज़मीन है, तो पिताजी से भी सुना है, काका से भी सुना, ताऊ से भी सुना है, गांव के और के लोगों, ये पटवारी हमारे तक काबू आए नहीं, आपने क्यों कर काबू कर? नहीं सर देखो इसमें ना ये है, पटवारी भी सर अच्छे भी हैं, कुछ थोड़े बहुत मान ले ऐसे हैं कि भाई काम को डीले करते हैं, तो आप पर्सनल उनको, मैं तो सर सीधा फ़ोन कर देता हूँ भाई ये काम है, ये फलाना किसान आ रहा है, आपने इसका काम कर दियो। दोबारा फिर आया तो मैं फिर भाई क्या कराया भाई तने हैं, लास्ट फोन कोई असर नहीं तेरा, ये काम करके दे, तो सर हो जाता है काम। देखो मेरा तो काम रुका नहीं, पटवारी काबू कर लिए। हाँ नहीं सर काबू हो गए, काबू के सर कोऑर्डिनेशन होता है वो ठीक है, दोनों ऊपर से नीचे से चलता है जी। तो ठीक है सर, ठीक रहा मतलब कुल मिला के मेरा तो आज तक ना कोई इशू आया नहीं है इस तरह का कि भाई कहने के बाद पटवारी ने काम ना किया हो जी। अच्छा, एक और भी रेवेन्यू में कहते जिसमें आप हैं, ऐसा नहीं है कि सीधी कुछ लोग गलत भी करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपका नेचर है, आप कुछ भी ले आ दे और बिल्कुल साफ अपनी डीलिंग रखते हैं, लेकिन लोगों के गलत काम भी लेकर आते हैं और आपसे गलत भी करवाना चाहते हैं, उसके लिए वो सिफारिश भी करवाते हैं और अनावश्यक दबाव भी डालते हैं। ऐसे ये भी अनुभव रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल ये रहा है कि कई बार है ना जैसे गलत डॉक्यूमेंट लेके और फिर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, भाई ऊपर किसी से बात करवा देंगे, ये कर देंगे, तेरी शिकायत कर देंगे। हुआ है सर मेरे साथ 1-2 इंसिडेंट है, रोहतक में भी 3-4 महीने पहले एक हुआ था इंसिडेंट। लेकिन अगर आप ठीक हो ना सर, और अगर वो लगता है भाई गलत है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रिटर्न में लिख सकते हो। उसका जवाब भी उसने बोला कि मेरे को बोल रहा है उसने कि लिख के दो, मैंने लिख के दे दिया जी, हाँ भाई इस रूल के तहत ये नहीं हो सकती, तो कोई से कहीं जाओ भाई, आपको डरने की जरूरत है नहीं सर। अगर आप ठीक हो, राइट हो, तो मेरे को नहीं लगता जी आप डरोगे या फिर झुकोगे नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत गलत काम भी लेकर आते हैं और ये क्योंकि हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, लोगों से करते हैं, अनावश्यक दबाव सर पे डालते हैं कि भाई ये गलत कर दे, और ये सारी चीज़ें तो चलो। अच्छा, एक चीज़ और समझाओ कि ये जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड से इतने उलझे हुए क्यों हैं? अच्छे पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आते, नाम ऐसे अजीब अजीब से हैं, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? सर ये है ना जो हिस्ट्री है, ये जो अपना रिकॉर्ड है ना
फारसी और उर्दू में चला आ रहा है, जैसे सिंस मुगल टाइम बंदोबस्त सिस्टम चला, उसके बाद से मान ले धीरे धीरे वो जो टर्मिनोलॉजी है सर अब भी वही चली आ रही है जैसे आप देखोगे तो। अदरवाइज़ अब तो अपडेट हो चुका है रेवेन्यू रिकॉर्ड जी, आप जमाबंदी सारी हिंदी में हो चुकी है, इंतकाल वगैरह सारे हिंदी में होते हैं। तो धीरे धीरे सरकार कोशिश कर रही है कि जो ये ऐसे वर्ड हैं जो लोगों की समझ से बाहर है इनको हटाया जाए जी, और हटाना भी चाहिए सर। उर्दू का कोई इतना रेलेवेंस है नहीं जैसे इसमें रखने का, तो हो रहा है सर ये चेंज, काफ़ी चेंज हुआ है। सरकार दावा करती है कि काफ़ी हद तक रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज हो चुका है, क्या ये सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। देखिए पहले टोकन नहीं लगा करते सर, तहसीलदार के हाथ में आ रहा था कि भाई वो अलाउ करता है नहीं करता है, मर्सी को स्पेशल टोकन भी मतलब वो अलाउ कर स्पेशल भाई कर दिया करता। आज के दिन आप बम्बई बैठे हुए टोकन कटवा सकते हो, रजिस्ट्री करानी है। इंतकाल वगैरह भी आजकल ऑनलाइन रहता है, आपका 10 दिन के बाद अप्रूव होता है, आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हो जी कोई इंतकाल के ऊपर भी करना है तो। सेकंड जैसे मान ले जमाबंदी आप नकल ले सकते हो, वेरिफिकेशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, डिजिटली वेरीफाइड सर्टिफाइड कॉपी निकल जाती है जमाबंदी की, वो इक्वली वैलिड हैं जो पहले पटवारी साइन कराया करते, वेरीफाइड को किया करते। और जैसे आप देखोगे जैसे काफ़ी सेवाएं सीएससी सेंटर से जोड़ दीजिए आपकी, जैसे आप अगर डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है, मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करना है सर, और वो अपने आप डिजिटली अपलोड होकर आप मैरिज सर्टिफिकेट की फाइल सबमिट करिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो काफ़ी मॉडर्नेशन हुआ है जी, इससे मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बना दिए जी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है? हाँ बढ़ी है सर, ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली है ना, काफ़ी बढ़ी है सर। और आपको आपकी कोई भी कॉपी चाहिए तो वो भी आप सीधा 10 रुपये की पर्ची कटेगी शायद। हाँ सर। वो आपको पर पेज इतना देना पड़ेगा। हाँ। और पहले तो इसको निकलवाने के लिए मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा चैलेंज होता था। सरकार का ये भी एक पर डिजिटाइज करने से बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है सर। एक तो मैन्युअली सर्च करके उसको निकालना, एक डिजिटली क्लिक मारती आपने कीवर्ड नंबर या खसरा नंबर डाला उससे आपका नकल आ गई, तो सर ये तो काफ़ी चेंज है, काफ़ी चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। हाँ ये पॉजिटिव चीज़ है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं। अभी हाल में भी रिपोर्ट आई थी, एक तहसीलदार को भी अरेस्ट किया है, काफ़ी समय से रन पे था। खैर ये तो चीज़ जब तक समाज रहेगा ये चीज़ें चलती रहेंगी, और ये सिर्फ एक समाज की बात नहीं, हर जगह है, पुलिस में भी है, मीडिया में भी है, हर जगह है ये। अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, मेरा निजी अनुभव भी है और मेरे बहुत सारे जानकारों का भी ये है कि जो ये खेवट वाला जो सिस्टम है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? सर इसमें है ना 2-3 इश्यू हैं। जैसे खेवट सिस्टम, जैसे आप एक परिवार, एक तो नंबर ऑफ जो स्टेक होल्डर वो ज़्यादा हो जाते हैं खेवट में, किसी भी खेवट में। दूसरा इसमें क्या है कि सर अपील के प्रोविज़न है, जैसे आपने तरीका तकसीम बना दिया, इसमें स्टेज होते हैं, नक्शा कै, फिर तरीका तकसीम, फिर नक्शा कै, फिर गै, फिर सन तकसीम सर। तो वहाँ पर देखो तरीका तकसीम की अपील के आप जा सकते हो, एसडीएम साहब के पास चले गए, फिर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसके ऊपर डीसा के पास चले गए, यूएनएफसीआर तक एक सर हायरार्की है अपील के लिए। फिर क्या है कि वहाँ से वापस आया, फिर तरीका तकसीम तैयार करी, फिर नक्शा कै के ऊपर फिर आप ऐसे ऊपर तक जा सकते हो अपील के लिए। तो इसमें सर डिले कर सकते हो। फिर इवन आप सिविल कोर्ट का ऑप्शन भी कई लोग लेते हैं, सिविल कोर्ट में चले गए, इवन हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं सर, तो काफ़ी डिले हो जाता है। अदरवाइज़ अभी जैसे अभी ये नया एक्ट पास हुआ है उसमें तो विदिन 6 मंथ या 1 ईयर आपका है ना हो जाता है सर। अगर कोई पार्टी ज़्यादा वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है तो हो जाता है सर। और बामी तकसीम तो वैसे भी हो जाती है जी आपकी। जो हमारे गांव के लोग उनके ज़्यादातर इश्यूज़ क्या होते हैं इस तरह के उस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लेकर के? कॉमन 2-3 मेन उनकी समस्याएं क्या होती है? सर एक तो जैसे है ना, एक गाँव के लोग मैंने मोस्टली समस्या देखी है, एक तो उनको नॉलेज नहीं है, उनको अपना, जैसे कई लोगों को पता है कि मैं पूछता हूँ भाई आपका है ना किला खसरा नंबर पता है, नहीं पता जी, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं, ये लगा लो आप एक तो। दूसरा क्या है कि जैसे आपने रजिस्ट्री करा के, मैं इवन शहर में भी देखा है, रजिस्ट्री करा ली उसका इंतकाल कराने नहीं आते जी, उसी टाइम इंतकाल कराना चाहिए। वो 20-30-50 साल बाद से जागेंगे कि भाई इंतकाल करवाना था, इंतकाल नहीं हुआ। इंतकाल क्या होता है? म्यूटेशन जी। अच्छा, जो इंतकाल जो दर्ज होता है ना, जैसे मान लिया नाम चेंज करना, फिर वो आगे इंतकाल वो जमाबंदी में मर्ज होता है यार 5 साल में जो अपडेट होती है उसमें। तो लोगों को है ना अवेयरनेस इवन शहर में भी नहीं है कि भाई रजिस्ट्री करा के घर बैठ जाते हैं जी, वो इंतकाल कराना चाहिए उनको उसी टाइम। ठीक है, फीस कट जाती है आजकल तो उसी टाइम, और आपको तो शहर में अगर प्रॉपर्टी लेते उसका भी इंतकाल होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए सर जो भी है ना, जैसे अपनी कॉलोनी वगैरह हैं जहाँ खसरा नंबर किला नंबर है वहाँ इंतकाल जरूर होता है। बैरिंग उड्डा के जो सेक्टर है इनको छोड़ के, इन चीज़ों छोड़ के अदरवाइज इंतकाल होता है शहर में भी, गाँव में भी। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं क्या है कि जैसे गाँव में है ना सर, एक तो नाम की बड़ी समस्या आती है कि भाई बेदमती है उसको बेदो लिखवा दिया,
उनको पता नहीं कि ये जमाबंदी में भाई रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, कल आप ट्रांसफ़र करोगे या फिर इसको सेल करो समस्या आएगी। क्योंकि आधार कार्ड आईडी वगैरह में आपका नाम कुछ है, आपने वहाँ लिखवा दिया कुछ भी। जैसे मेरे पास एक केस आया था सरलेवा में, उसमें नाम तो उसका था कुछ राजवंती, उसने लिखवा रहा गुड्डी जी। हाँ, मतलब कोई एक अक्षर भी नहीं मिल रहा था, जैसे बड़ी समस्या थी। फिर वो एनी हाउ सर वो एफिडेविट वगैरह उनकी मिलवाई, सरपंच से नंबरदार से वेरीफाई करवाया, फिर उनका कर दिया। फिर मैंने समझाया, मैं वही ऐसे मत किया रहो, तुम्हारे रिकॉर्ड में तो गुड्डी है, आईडी तुम सारे राजवंती के ले रहे हो। तो ये समस्या है कि अवेयरनेस थोड़ी है ना कम है जिस इन मामलों में। नंबरदार गया, उसने उसने बोले भाई के नाम है, कै बालक हैं, 2 छोरे हैं 2 छोरी हैं, कुछ भी नाम लिखवा दिया। तो ये अवेयरनेस थोड़ी ज़रूरी है जी, ताकि उनको आगे भविष्य में कोई है ना रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह में कोई समस्या नहीं आए, तहसील में भटकना ही नहीं पड़ेगा जी। आपको थोड़ी अवेयरनेस मिसमैच बड़ा चैलेंज है जी। बहुत केस आते हैं दिन में, 2 4 5 7 केस आ ही जाते हैं जिसमें नाम नहीं मैच करता जी। तो ये इश्यू हैं छोटे छोटे। जैसे फिर एक ये आप ये लगा लो, जैसे तकसीम के केस में भी जैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इतनी कि भाई अपनी जैसे तकसीम केस कराना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पार्टीशन, हाँ पार्टीशन जी, जैसे ना कि लोग सोचते हैं भाई छोड़ यार, ठीक परिवार वालों के साथ बन रही है, छोड़ यार पढ़वाओ मुझे पढ़वा लेंगे। वो लंबा खिंचता जाता है, फिर स्टेक होल्डर बढ़ते जाते हैं जी, वो फिर वो इशू बनता है पूरा, खिंचते फिर उनके आपस में। तो जितने जल्दी हो जाए जी खेवट अलग पढ़वा ले तो वो बेटर होता है, सबके लिए बेटर होता है। फिर वो कोई रोड निकल जाता है, फिर लठबाज जाए उनके आपस में भाई कि ये तो रोड के ऊपर तो मेरे ज़मीन चाहिए थी, मेरा कब्जा इतने साल से, मैं रोड के ऊपर नहीं छोड़ दूंगा। वो कहते हैं फ्रंट हमारे बराबर बराबर चाहिए जी। तो ये ज़्यादा है आजकल है ना, साइट हर कोई रोड के ऊपर चाहता है ज़मीन जी। अच्छा जी, तो तहसीलदार साहब ये तो आपने जो वैसे जो ये बात होती है बहुत कॉमन सी है, तो यूजुअली गलती कहीं ना कहीं लोगों की भी होती है जिसके कारण सारा प्रोसेस डिले होता है और वो सारी चीज़ें डाल देते हैं फिर तहसीलदार के ऊपर, पटवारी के ऊपर, और बाकी जो भी गुस्सा उनको उन्हीं पे निकलता है कि ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। वो तो भावनात्मक जो है ना उनका कहना होता है, लेकिन अगर कोई भी अफसर कुर्सी पे होगा तो वो तो रिकॉर्ड के हिसाब से ही चीज़ों को करेगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है। वो कई बार है सर ऐसा है, पटवारी से भी जैसे मान लो चढ़ाते हो गलती हो जाती है, जैसे कि भाई जैसे कई केस आते हैं कि रजिस्ट्री में नाम कुछ था, वहाँ एंट्री करते वक्त नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई या फिर रकबा थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया, तो हो जाती है सर वो, लेकिन दे कैन बी रेक्टिफाइड ईजिली, कर सकते हैं रेक्टिफाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज के दिन नंबरदार जो गांव में होता है उसकी ज़रूरत रह गई है सर? देखो नंबरदार है ना, जैसे नंबरदार एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी पहले हर एक चीज़, क्योंकि नंबरदार की पहुंच गांव के हर एक कोने तक, हर एक घर तक होती थी। इवन नंबरदार की पोस्ट सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, कोई भी जैसे कोई इश्यू होता था भाई, कोई जैसे मान ले ज़मीन है मंदिर की या फिर फार्म हाउस वगैरह की, उसको ऑक्शन करना है, या फिर गांव में कोई बेनिफिट देना है, सर्विस बेनिफिट, जैसे मान ले पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लागू करनी है, तो नंबरदार बता दिया थे जी हाँ जी ये 60 साल का हो गया। पहले इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं जी, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिला करती, तो उनके ऊपर रिलाय ज़्यादा रहना पड़ता था। लेकिन आजकल जैसे परिवार पहचान पत्र वगैरह आ गए, तो जी उसमें ऑटोमेटिक जैसे आपकी 60 साल की उम्र होगी या जी 58 साल जितने भी है सर, वो ऑटोमेटिक पेंशन बन के आ जाएगी। तो धीरे धीरे डिजिटल युग आ रहा है, तो सर इसमें है ना इवन नंबरदार क्या है, इवन पटवारी तहसीलदार, इनकी भी भूमिका सर कम होती जाने लग रही है। ये एक जर्नल ट्रेंड है सर। तो ऑब्वियसली नंबरदार की इंपॉर्टेंस भी घटी है, और अदर हायरार्की में अफसर जो है उनकी इंपॉर्टेंस घटी है, क्योंकि जो मैनुअल इंटरफेरेंस है सर वो कम हो रहा है, जो ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही है उससे। तो हालांकि इम्पोर्टेंट है जी, आजकल भी जैसे गांव में आइडेंटिफाई करना, फ्रॉड रोक देते हैं काफ़ी कि भाई ये इसकी तो लड़की है ही नहीं, मान ले कोई इम्पर्सनेशन केस कर रहा है, कोई दूसरी लेडी को खड़ा कर रहा है किसी की जगह ज़मीन उतरवाने की, तो नंबरदार आइडेंटिफाई नहीं जी ये तो है नहीं, दूसरी लेडी है सर। तो ये है सर, उसमें होता है, हेल्पफुल भी होते हैं। और तहसीलदार के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के अलावा और क्या क्या काम प्रशासन लेता है सर? जैसे मिसलेनियस वर्क होता है सर, जैसे नाम से ही पता लग गया सर, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे डिपार्टमेंट का नाम है। तो रेवेन्यू कलेक्शन दैट थ्रू रजिस्ट्रेशन वर्क में जो स्टाम्प ड्यूटी आती है सरकार की, उसके बाद म्यूटेशन जो आपके होगी, उसके बाद सर जो अपने जो तवान आता है, अभी आबियाना सरकार ने माफ़ कर दिया, उसका कलेक्शन, जो कोर्ट केसेस होते हैं तो उससे कोई ज़मीन कुर्क करनी है, ऑक्शन करनी है, वो भी करते हैं जी। और जैसे मान ले कोई भी
केस डी साहब के पास, डी सर के पास आया और उसको वो करना है एज ए लैंड रेवेन्यू एरियर, तो वो भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं जी, जैसे मान लो कोई भी इशू आ गया तो उसमें एज एन ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहते हैं वहाँ पर जी। अच्छा, हमने बहुत बार देखा है तहसीलदार, जितने तहसीलदार साहब होते हैं उनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में कहीं ना कहीं किसी रोड के मोड़ पे, कहीं चौराहे पे, कहीं किसान आंदोलन में, कहीं रोड ब्लॉक है, कहीं बिजली के लिए कुछ भी है, तहसीलदार साहब ड्यूटी पे होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल होते हैं सर, होते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर में भी हर जगह होते हैं सर ड्यूटी मजिस्ट्रेट। तो मतलब ये जो नौकरी है चैलेंजिंग नहीं है? आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है? सर चैलेंजिंग भी है, लेकिन इसको मैं तो पॉजिटिव में लेता हूँ कि इससे आपको ना डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और सेकंड आपकी है ना एक, मैं तो कहूँगा एक वर्सटाइल जॉब प्रोफाइल है जी, एक मोनोटोनस जॉब नहीं है। आप यू कैन नेवर बी बोर्ड कि एक सिंगल काम कर रहे हो, नहीं, आपके पास रोजाना कोई नया काम मिलेगा जी, और नया काम मिलेगा तो यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस एंड यू विल मीट न्यू पीपल सर। तो मैं तो लेता हूँ इसको पॉजिटिव, मेरे को अच्छा लगता है। मैं कहीं जैसे इलेक्शन था अभी कलानौर में, मैं ARO था इसमें, म्यूनसिपलिटी में भी और विधानसभा में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं यार चलो एक नया चीज़ इलेक्शन कराने का मौका मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लगा, तो मेरे को तो पॉजिटिव लेता हूँ सर मैं तो। कोई भी ऐसे इस तरह अलग काम मिलता है जो हटके लाइन से, तो वो अच्छा होता है सर। तो जिस समय आप ड्यूटी पे होते हो आपको क्या क्या पावर्स होती हैं उस समय? क्योंकि प्रशासन, एक तरह से प्रशासन होते हो आप, तो क्या क्या पावर्स होती है? कोई पुलिस वाले साथ होते हैं, क्या क्या? हाँ सर, देखो जब भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जाते हैं तो सर वहाँ पर तो पुलिस फोर्स साथ होती है जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और आपको वहाँ पर देखना भी होता है भाई, एसेस करना होता है कंडीशंस को, भाई यहाँ पर ये जो कार्रवाई है उससे कोई अशांति तो नहीं हो सकती है, या फिर कोई ऐसा मतलब लॉस न हो किसी तरह का मैन एंड मटेरियल का। तो वो चीज़ें सर एक बार है ना उसमें डिसीजन लेना होता है आपको, तो काफ़ी टफ होता है कई बार भीड़ को देखते हुए कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये तो रहता है। तो कई बार हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ता है? हाँ नहीं सर, हार्ड डिसीजन भी लेना पड़ जाता है, लेकिन वो इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं इन जनरल, जैसे मान रूटीन में नहीं होती है। हाँ रूटीन में नहीं होती सर वो तो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं जो आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं और आपकी जर्नी को जान रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे मेहनत करने के बारे में, पढ़ाई करने के बारे में, चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करने के बारे में? सर मैं तो यही कहूँगा, देखो मैं खुद देसी एक गांव की बैकग्राउंड से उठ के आया हूँ, तो आप है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हम भाई बेस्ट हैं, और हैं भी बेस्ट जी। हरियाणा का आदमी है ना, मैं तो मानूँ बेस्ट है हर एक तरीके में, बल्कि और स्टेटों के कॉन्फिडेंट और हम और कॉन्फिडेंट होते हैं हर एक मामले में। और सेकंड मैं ये कहूँगा कि जैसे ना भाई पढ़ाई ज़रूर करो, देखो मेहनत है ना, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप है ना अपना एक फोकस रखो जी कि भाई मेरा फोकस जैसे ये है, भाई मैंने अभी ये जॉब क्रैक करनी है, +2 कर ली, मेरा अभी ना BSc ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या फिर मैं UPSC तैयारी, तो आप टाइम दो उसको, ऐसे नहीं। देखो सीरियस तो आपने कहीं ना कहीं होना पड़ेगा जी, या तो आप पढ़ाई में अगर करियर सफल नहीं हुए तो फिर बिजनेस सफल होना, तो वहाँ भी टाइम देना पड़ेगा, टाइम आपको देना है, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मानता। सेकंड, ये फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए भाई जैसे गरीबी है या फिर गांव से हूँ, या मेरे को है ना इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये कोई हर्डल नहीं है जी। मेरी भी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं थी, जैसे मैं बोला करता हरियाणा एक्सेंट आया करता, लेकिन मैंने UPSC अटैम्प्ट दिए सारे इंग्लिश मीडियम से दिए, इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम से दिया सर, मेरे को तो कोई इशू बना नहीं। हाँ थोड़ा है ना लर्निंग आपकी वो होनी चाहिए सर, लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए, लर्न करने की, मैंने वो किया, मैंने इंग्लिश काफ़ी इंप्रूवमेंट की। मैंने डेली जैसे पहले ट्रिब्यून पढ़ा करता जी, आपके भी काफ़ी वहीं से नाम सत्सिंह सुना, मैं ट्रिब्यून में लिखा आया करता हूँ, भाई ये तो बढ़िया पत्रकार है, हरियाणा का है, और आज लकीली मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो मेरे लिए खुशी बात है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जी, फिर हिंदू पढ़ा करते जैसे UPSC तैयारी के टाइम, तो मैंने अच्छी वो क्या बनाई, और कोई इशू मेरे को तो आया नहीं सर। तो इंग्लिश और ये चीज़ें हैं ना कोई बैरियर नहीं होती, कई बार सोचते हैं ना लोग, और एक धारणा और है गाँव में कि भाई IAS बने तो 18 घंटा पढ़ना पड़ा, सर ऐसा कुछ ना है। आप है ना 8 से 10 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ो, 8 से 10 घंटे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। हरियाणा वाले क्रैक कर भी रहे हैं जी। लेटेस्ट देखो 50 से 60 बच्चे ही हो गए। मेरे पड़ोसी गांव मोड़ी से 138 फोगाट है, एक लड़की वो सोरान थी, एक कई हो गए, रोहतक से भी 2-3 बच्चों का हुआ है सर, ठीक है। तो वो है ना जो बैरियर था कि भाई हरियाणा वाले तो पुलिस कांस्टेबल लाग सकें या DTC में कंडक्टर लाग सकें, वो सर टूट चुका है। दिल्ली वाले मानने लग गए कि भाई हरियाणा वाले तो IAS बढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव है सर। ये मैं कहूँ हर गाँव के बच्चों को ज़्यादा आना चाहिए इसमें सर। आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा के युवाओं की बात करें, हरियाणा में ना एक और दिक्कत काफ़ी हद तक देखी गई है, अब कुछ बदला है कि कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि फला राजनीतिक पार्टी, फलाना राजनेता
के पीछे हम घूमेंगे, उनकी सरकार आ गई तो हमारे छोरे लाग जाएंगे, छोरी लाग जाएंगी। तो जिनकी ये सोच है कि कोई राजनीतिक पार्टी उनको नौकरी दे देगी, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नकल के सारे पास हो जाओ, कहीं से डिग्री मैनेज कर लो। हम किसी विशेष का नाम नहीं ले रहे, वो हमारा गोल भी नहीं है। वैसी सोच वालों को क्या कहोगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि वो टाइम मैंने पीछे जा चुका है। अब है न या तो भाई अपने है न पढ़ाई में ठीक हो तो भाई पढ़ाई करो और पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी। या अगर लगता है भाई पेरेंट्स को पता लगता है भाई थोड़ा ढीला है तो अपने है न अर्ली स्टार्ट कर दो। आप बिजनेस में चले जाओ, बिजनेस भी बुरा नहीं है सर, उसमें आप खुद के मालिक होते हो। अगर आप सिंसियरली और कंसंट्रेशन वैसे करोगे तो कई बार, जैसे सर मैंने देखा है बिल्कुल 8वीं पढ़े हुए आज इतने मतलब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं कि सर वो MA PhD वालों से आगे हैं हर तरीके से। तो ये तो सर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या MLA MP के पीछे भागने से या किसी नेता के पीछे भागने से अपने है ना या तो अपनी पढ़ाई तरफ ध्यान दो, या नहीं तो अपने बिजनेस वगैरह है तो उसमें सेटल हो जाओ। हार्ड वर्क करना पड़ेगा जी। हार्ड वर्क जितना जल्दी समझ में आ जाएगा भाई कि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं है तो वो बेटर रहेगा जी। मैं तो युवाओं को ये मैसेज देता हूँ कि अपनी भाई कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, या खेलों में तो खेलों में करो, खेलों में काफ़ी एक्सेल कर रहे हो लेकिन पूरा दो अपना 100% दोगे ना डेफिनेटली सर सफलता मिलेगी आपको। वो कहते हैं कि भाई देर हो सकती है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, तो डेफिनेटली है ना दे विल गेट देयर ड्यू। अच्छा, एक हरियाणा में एक और चीज़ है, आजकल ना हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत एक्सेल कर रही हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में जाओ, जितने भी मेन कोर्सेज है ना, वहाँ 90% लड़कियाँ कर रही है, टॉपर्स भी लड़कियाँ हैं। तो हरियाणा की लड़कियों के बारे में क्या कहोगे? सर देखो हरियाणा की लड़कियाँ है ना कति मतलब वो एक कहावत भी है कि मारी छोरिया छोरों से कम नहीं है, और डेफिनेटली है भी नहीं जी। और दूसरा आप ये देखो, आप किसी भी आपने जो बोला है वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। डेफिनेटली इसमें ना हरियाणा के लोगों को भी क्रेडिट जाता है जी, पेरेंट्स को भी, कि वो अपनी लड़कियों को मौका दे रहे हैं जी, ठीक है। और सेकंड देखो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे खेलों में चले जाओ, चाहे आप पढ़ाई में चले जाओ, कितनी लड़कियां IAS क्रैक करने लग रही हैं, कितनी ओलंपिक मेडल ले आई, कॉमनवेल्थ में यहीं रोहतक का देखो साक्षी मलिक एक लड़की होती है सर, ओलंपिक मेडल ले आई सर। तो और आप दादरी से आते हो, वहाँ से दंगल गर्ल्स है। हाँ सर बिल्कुल, वो बलाड़ी मेरे पड़ोसी गाँव है सर, वहाँ से भी देखो कितना मतलब कितना बदल दिया है एकदम से। उन लड़कियों ने अपने परिवार का पूरी तरह से नाम चमका दे। फिल्म भी आई थी बाकायदा दंगल। हाँ सर बिल्कुल। तो सर देखो चेंज तो हो रहा है हरियाणा सर। जो एक पुरानी सोच थी ना सर कि भाई लड़के लड़के होने चाहिए, तो वो सोच बदल गई सर। अब मेरे सर्कल में कई दोस्त हैं जिनके सिर्फ एक लड़की है या 2 लड़कियां हैं और दे आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि भाई ठीक है लड़के लड़की बराबर है सर। तो ये चेंज तो आ रहा है सर और आएगा। और आप जैसे लोगों का भी, मीडिया वालों का रोल है सर, आप भी ये करो कि भाई लड़का लड़की किसी से कम नहीं है, आप तो कर ही रहे हो, और भी मैसेज जाएगा तो सर और भी पॉजिटिव होगा सर। अब जब आप अफसर बन गए हो हरियाणा सरकार में, तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दिया कि आप अफसर बनेंगे? आप क्या ज़रूरत है? नहीं सर देखो, मैं सबसे पहले सुबह बताता हूँ, मैं ये मेरी एक अब वो लगा लो कि सुबह सुबह ना मैं दैनिक जागरण, भास्कर, उजाला अखबार पढ़ता हूँ। और मैं ना डेली अपने दादरी का लोकल जरूर पढ़ा रहा हूँ सर, दादरी जागरण और दादरी उजाला। हाँ के चल रहा है भाई, लोकल गांव में के चल रहा है, कोई स्कूल कॉलेज नया खुला है, कोई रोड नया बना है, कोई डेवलपमेंट हुआ है। और इवन नेट के ऊपर सर्च मार देखा हरियाणा टेंडर्स के नाम पर कि भाई हरियाणा में कोई नया हाईवे बना है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है सर। देखो मैं तो थोड़ा विकास की तरफ ज़्यादा ही हूँ, मतलब देखता रहता हूँ कि भाई किस इलाके में क्या हुआ है। और चाहता भी हूँ सर कि देखो, मैं तो चाहता हूँ कि नारनौल से नांगल चौधरी से लेकर आप कालका तक हरियाणा समृद्ध हो, कि भाई बेसिक फैसिलिटीज जैसे भाई बिजली, सड़क, पानी। जैसे मैं बड़ा खुश हूँ सर, 152 डी बढ़ गया। 152 हमारे दादरी थी तो सर 10 घंटे में चंडीगढ़ नहीं पहुँचा जा रहा था, 2.5 घंटे पहुँच जावा है। तो मतलब सर बड़ा मतलब वो अच्छा लग रहा है कि देखो हमारे लोगों के लिए चंडीगढ़ नज़दीक होगी सर। नहीं तो हम तो ऐसे ही है ना कट ऑफ से दिल्ली वाले हरियाणा के पार्ट ना मान्य करते हमने तो जी, ठीक है। एक तरह से नारनौल में अंदर वाला रोड नहीं था सर, बड़ा अच्छा होगा सर ये। तो पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, सालों में दादरी बदल रहा है कुछ? सर एक तो देखो रोड बन गया सर, जैसे दादरी से भिवानी 4 लेन बन गया सर, दादरी से नारनौल 4 लेन बन गया सर, ये 152 डी बन गया। तो सर देखो आज डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली पहचान क्या है कि वहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो चाहे एयर कनेक्टिविटी लगा लो, रोड कनेक्टिविटी लगा लो सर, और वो हो रहा है सर। और मोबाइल कनेक्टिविटी तो उसका पार्ट है ही सर, जो 5G या फिर आप IT सेक्टर, या फिर जो आगे मेरे ने AI का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना आ रहा है। तो कनेक्टिविटी बहुत क्रूशियल है सर। जिस इलाके में कनेक्टिविटी होगी वहाँ डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा जी। लोगों की सोच बदल जाती है सर डेवलपमेंट के साथ। लेकिन नशा भी बढ़ रहा है हरियाणा में, ये भी एक सच है। हालांकि बहुत प्रयास करे सरकार के लेवल पे, लेकिन ये एक समस्या है सर। देखो नशा की समस्या मानता हूँ मैं बढ़ रही है सर। इसमें देखो एक तो बेरोज़गारी भी है युवाओं में, उनको है ना, जैसे मान ले आप
आपको कहीं फ्यूचर नज़र नहीं आया तो क्या करोगे सर आप कहीं ना कहीं निराशा की भावना आएगी। निराशा की भावना में आदमी उल्टे काम करना शुरू कर देता है जी। नशा, एक आपको लगेगा भाई मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो उससे सर नशा दूर रहेगा। एक सर जैसे गाँव के हर एक गाँव में खेलों की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एक स्टेडियम हो, इस तरह की फैसिलिटी होगी तो सर जब युवा खेलेगा ना सर तो डेफिनेटली वो नशे से दूर रहेगा सर। अच्छा, गांव कितने दिन में जाते हो? मैं जैसे वीकेंड के ऊपर या फिर अगले वीकेंड के अंदर 10 से 15 दिन में मैं एक बार गांव में जरूर जाता हूँ सर। मतलब रुक नहीं सकते गांव जाए? हाँ नहीं सर, मैं जाता हूँ सर। करते क्या हो गांव में जाके? लोग, पुराने लोग, दोस्तों से, हाँ सर, बड़े बूढ़ों से मिलते हो? हाँ सर बिल्कुल। जैसे मैं तो खेतों में घूमने जा रहा हूँ सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे गांव सर 4 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पड़ता है सर। मेरे गांव में सिर्फ एक रोड आया सर और सिर्फ कट ऑफ था, पैदल आया करते सर हम चिड़िया गांव से 2 किलोमीटर। अब जैसे भाई मन ने एफर्ट करे तो फिर और भी लोगों ने एफर्ट करे तो भी मेरा गांव सर बहुत जल्दी से मेरे गांव रोड बन गई सर। इधर जो बागोत गांव वहाँ रोड बन गई सर, बाड़ा पड़ता रेवा डिस्ट्रिक्ट वहाँ रोड बन गई सर। एक रोड खोड़ा पड़ता जजर में वो रहता है सर, वो अभी टेंडर हो जाएगा सर। वो भी मैंने काफ़ी एफर्ट करे उसके लिए कि भाई हमारा गाँव अगर छोटा गाँव हो वैसे होगा सर। छोटे गाँव को वोट के चक्कर में वैसे इंपॉर्टेंस है भाई, 800 वोट है गाँव ने केक रहा रोड बनवा के, तो वो भी था सर। लेकिन अब ठीक है सारे रोड बन गए सर। तो मैं तो लगा रहता हूँ कि सर कहीं भी बने रोड, बिजली, सड़क, पानी तो होनी चाहिए सर, ताकि लोगों को मतलब बेसिक फैसिलिटी मिले सर। एक किसान का सर रोड निकल जाए ना सर, मैं तो कहता हूँ कि जो गांव से गांव जोड़ने वाले रोड है सर, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से। वो डबल तो रोड की कीमत हो जाती है सर। और इवन मूवमेंट ऑफ फार्मर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फार्मर टू विजिट दैट फील्ड, वो दैट इंक्रीज मैनी फोल्ड सर। वो है ना किसी भी टाइम रात को स्कूटर मोटर से उठाएगा अपने खेत में पहुँच जाएगा जी, रोटी ले आनी है और कुछ करना है फटते पहुँच जाएगा सर। और पहले तो वो है ना सर 6 महीने चौमासा में पानी खड़ा रहा था, वो कनेक्टिविटी कट ऑफ हो जाए यार जी। आज कोई भी आप छोटा मोटा लघु उद्योग, जैसे भाई कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई मुर्गा फार्म वगैरह खोलना है हैचरी वगैरह के लिए, या फिर कोई प्लांट लगाना छोटा मोटा जो एग्रोबेस इंडस्ट्री छोटी मोटी लगानी है तो कर सकता है सर। तो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज है सर, जो रोड गाँव से गाँव कनेक्ट किया ना सर, तो वो बड़ा पॉजिटिव है सर। तो आपने वैसे खेतों में काम किया हुआ पहले? हाँ सर बिल्कुल सर। मैंने क्या किया हुआ है? मैंने सर लावनी करोड़ी सर, गीवा की भी, चना की, सरसों होती है हमारे सरसों की भी सर, तूड़ा गरवाड़ है सर जैसे। हाँ क्योंकि मैं बीच का था सर, मेरे एक बड़े भाई हैं यूएसए हैं, जो एक छोटा है जो सरपंच है, बीच वाला कोई ना पूछ रहा जी, वो तो मैंने काम में रखा है कर 24 घंटे, ठीक है कि भाई तू चल तो कराया करता जी, मैं सारे काम करे हैं, ठीक है जी। और गांव में जाने का एक और फ़ायदा है कि जो गांव के बाकी लोग हैं जो कामयाबी की दहलीज पे मतलब तैयारी, वो बड़े इंस्पायर होते हैं मिल करके, एक एनर्जी सी मिलती है उनको। आसपास के गांव के लोग भी आ जाते होंगे जो युवा होंगे, एक सलाह लेने के लिए, एक एनर्जी लेने के लिए, एक बात करने के लिए, बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप। मेरे पास भी जैसे काफ़ी आस पड़ोसी गाँव से भी, जैसे कि भाई मेरा छोरा न्यू कर है, +2 कर रही, क्या करवाना चाहिए, मेरी गुड़िया ने ये कर लिया, तो सर उससे है ना हमें भी खुशी होती है कि भाई चलो एटलीस्ट हमने किसी को कुछ बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और डेफिनेटली गांव के बच्चे भी जैसे वो बोलते हैं भाई देखियो छोरा लग गया तो तू भी लाग सके है, तो सर पॉजिटिव होता है जैसे। और है भी क्या है सर, एक मैंने देखा है हमारे गांव के यूथ में लगा ले कि एक बार बढ़िया जॉब मिल गई, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली या बाहर सेट हो गए, तो फिर गांव में बहुत कम आते हैं, कट ऑफ से हो जाते हैं सर। कट ऑफ हो तो वो मैं मानता हूँ गलत है। आप आते रहिए गांव में, अपनी जड़ों को मत भूलो, आप वहाँ कुछ गिव बैक करो सोसाइटी को। आपने वहाँ रह के गाँव की, जैसे सर मैं गाँव में रहा, वहाँ की सड़क यूज़ करी, मैंने वहाँ का पानी पिया, मैंने जो वहाँ पर जो खेला मैं प्ले ग्राउंड में, तो वो सोसाइटी सब कुछ दिया हुआ है। हाँ उस मिट्टी दिया हुआ सब कुछ, तो अब वापस जाके कुछ वापस भी करना चाहिए सर, मैं तो ये मानता हूँ। और उसी मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, और वही बात है, लास्ट में उसी मिट्टी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ये तो रियलिटी है सर, ये तो रियलिटी है सर। जी जी। तो ये थे हमारे साथ नायब तहसीलदार दीपक धांगड़ जी, और दीपक जी से हमने इनके करियर के बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में, इनकी जो गाँव में की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, युवाओं को इंस्पायर करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये एक जीता जागता एक ऐसा उदाहरण है, बिना पर्ची बिना खर्ची के ये नायब तहसीलदार लगे। आईआईटी कानपुर में ये अपनी पीएचडी कर रहे थे, फिर यूपीएससी अलाइड सर्विस में इनका सिलेक्शन हुआ, फिर इन्होंने यहाँ अपना नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, 1 रुपया नहीं लगा, और आज ये सक्सेसफुली बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने जो आज आपको एक सरकारी अफसर से मिलवाया, इसमें आपको भी कमेंट करके बताना है कि आपको इस तरह की जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी लगी,
और भी कोई आपके पास अपडेट है वो भी आप कर सकते हैं। सर, आपने समय दिया हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर सत सिंह जी, मैं तो आपसे नहीं मिलकर बड़ा धन्य हुआ। हम आपका एक बार नाम पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और सर आपने गवर्नमेंट कॉलेज सर के साथ जी बनवाने बड़ी हेल्प करी सर। आपने बड़ी अच्छी न्यूज़पेपर कवरेज करी 2 बार सर, तो उसके लिए भी धन्यवाद सर आपका। थैंक यू ओके सर, नमस्कार।